गुड मॉर्निंग सूरज कुमार, आवाज आ रही है? सूरज कुमार गुड मॉर्निंग। रोशन कुमार ताती गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, क्लास शुरू करें। चलिए ठीक है। रोहक्स भाई, मिठू कुमार, रोशन कुमार, प्रियंका यादव, सबको गुड मॉर्निंग। रोहक्स भाई, जो नहीं जुड़े हैं जल्दी जुड़िए, जो नहीं जुड़े हैं जल्दी जुड़िए। अर्पणा जी के, आर्यन, अनुपम राज, मिस्टर लव कुमार, सूरज कुमार, खुश रहिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करते हैं। प्रियंका यादव गुड मॉर्निंग। चलो, तो आज का जो क्वेश्चन है, चलिए अब जो है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के बाद में हम लोग कहेंगे। हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं। रोशन कुमार ताती, छोटू कुमार, चलो सब कोई बोर्ड पे देखो पहले। वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान के बीच अगर रिलेशन आएगा सिद्ध करने के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान के बीच संबंध स्थापित करें। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान के बीच संबंध, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आप लोग बनाइएगा। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का आता है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान किसको कहते हैं। नहीं, वर्ग माध्य मूल मान जो करंट जा रहा है, जो विद्युत धारा जा रहा है, प्रवाहित हो रहा है, उसका सबसे पहले करना है वर्ग कर देना है। क्या करना है? वर्ग करना है। उसके बाद उसका वर्ग करने के बाद उसका माध्य निकाल लेना है। माध्य कहने का मतलब क्या? औसत। हाँ, ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जीके आर्यन ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। तो पहले क्या करना है? वर्ग कर देना है। नाम से पता चला वर्ग माध्य मूल मान। नहीं, पहले वर्ग करना है, तब माध्य निकालना है और तब मूल। मूल करने का मतलब क्या है? वर्गमूल। पहले वर्ग करना है, फिर माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? जोड़ के। माध्य यानी कि औसत। माध्य यानी कि औसत। औसत कैसे निकालते हैं? तो पहले उसको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उसको भागा दे देंगे। उसको भाग दे देंगे समय पे। समय से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो ये आपका माध्य निकल जाए, उसके बाद वर्गमूल कर देंगे तो आपका निकल जाएगा वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, आपका टॉपिक ये है कि वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान के बीच संबंध स्थापित करें। तो शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान के बीच संबंध स्थापित करें। आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। नहीं, रूट मीन स्क्वायर। सबसे पहले आपका करंट का वर्ग कर देना है और वर्ग करने के बाद उसका माध्य निकाल लेना है। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? उसको समाकलन करके समय से भाग दे देंगे। तो ये आपका माध्य निकल रहा है और उसके बाद आपका क्या करना है? वर्ग निकाल देना है। ये आपका आ जाएगा वर्ग माध्य मूल मान। पूरे चक्र के लिए, एक चक्र के लिए निकाल रहे हैं हम लोग।
एक पूरा चक्र के लिए निकाल रहे हैं, वर्ग माध्य मूल मान एक पूरा चक्र के लिए निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वर्ग कर देना है, नहीं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग कर देना है। क्लियर? तो वर्ग करना है, यानी कि आपको पहले रूट तो है ही, आई क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती धारा का जो फॉर्मूला होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी यहां रख रहे हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी रख रहे हैं। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे dt अपॉन dt, ये आपका निकल रहा है। ठीक है, तमन्ना परवीन गुड मॉर्निंग। तो ये पहले क्या करना है, करंट का मान आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी रख दिए हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए हैं, dt है तो dt रख दिए, dt है तो dt रख दिए। ये जो निकाल रहे हैं पूरे चक्र के लिए, पूरे चक्र के लिए 0 से t तक के लिए, 0 से t तक के लिए, पूरे चक्र के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, जो कॉमन आएगा, देखिए आई नॉट स्क्वायर जो है कांस्टेंट है, नियतांक का समाकलन या अवकलन नहीं होता है। तो आई नॉट स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे, आई नॉट स्क्वायर हम लोग बाहर लिख देंगे, आई नॉट स्क्वायर जो हम लोग बाहर लिख देंगे, और जो समाकलन होगा साइन ओमेगा टी का होगा, इंटीग्रेशन जो होगा इसका होगा 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, और dt का t 0 से t, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब लिखते जा रहे हैं। ठीक है, बबली सिंह गुड मॉर्निंग। उसके बाद जो है ये आपका ब्रैकेट में आ गया, नहीं साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं, 2 ओमेगा। आप यहां पर आप चेंज कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा देते हैं, आई नॉट स्क्वायर बटे dt का t, तो t माइनस 0, तो इसको रहने देते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 आप यहां पर लिख सकते हैं। 0 से t लिख दिए हैं, 0 से t साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इनटू dt है बाई t कर दिए हैं, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, ये 2 यहां लिख देंगे, 2t ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, 0 से t आपका dt इंटू 1 dt, और dt इसमें भी आ जाएगा, 0 से t dt इंटू 1 dt, 0 से t cos 2 ओमेगा t इंटू dt, ये हो गया आपका 0 से आई नॉट स्क्वायर बटे 2t एक साथ लिख दिए हैं, आप 1 को dt से मल्टीप्लाई कर दिए तो dt हो गया, फिर cos 2 ओमेगा t को हम लोग dt से मल्टीप्लाई किए तो cos 2 ओमेगा t इंटू dt हो गया। अब देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं, आई नॉट स्क्वायर बटे 2t, dt का t हो जाएगा, dt का t माइनस 0 तो t ही रहेगा, cos 2 ओमेगा t का sin 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन जो होता है sin 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा, 0 से t आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई नॉट स्क्वायर बटे 2t t, ये 2 ओमेगा यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, 2 ओमेगा
यहां लिख देते हैं साइन 2 ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी, ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी इनटू कैपिटल टी माइनस साइन 2 पाई बाय टी इनटू 0। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर बटे 2t टी माइनस 1/2 ओमेगा, ये टी कट गया, साइन 4 पाई का मान 0 से गुना कीजिएगा 0 तो साइन 0 का मान भी 0। ये टोटल क्वांटिटी आपका 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ t यहाँ पर बचेगा, यानी कि आई नॉट स्क्वायर बटे 2t इंटू यहाँ पर t बचेगा। ये वाला क्वांटिटी आपका 0 हो जाएगा, t आपका कट जाएगा, यानी कि आई आर एन एस का जो फॉर्मूला आ गया आई नॉट स्क्वायर बाय 2 का रूट है तो रूट को हटाएंगे तो आई नॉट बाय रूट 2 इसी को 0.707 1/√2 का मान 0.0707 होता है। आप इस तरह से देख सकते हैं, ये आपका कैलकुलेशन करके आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। टाइम बहुत कम है हम लोग के पास, आज 8 या 9 क्लास हो चुका है, 4-5 क्लास बचा हुआ है। 15 दिन का जैसा कि टारगेट आपको बोले थे कि 15 दिन के अंदर आपको टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कराना है। फिर से आप इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और घर में भी इसको 1-2 बार देखा कीजिए। जहां दिक्कत रहे घर में भी आप 1-2 बार देखिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। आपका क्वेश्चन था कि वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान के बीच संबंध स्थापित करना है। क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आता है। तो वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान नहीं, तो वर्ग पहले कर देना है, वर्ग कर देना है। प्रत्यावर्ती धारा का क्या करना है, वर्ग कर देना है। अब वर्ग करके उसका क्या करना है, माध्य निकाल देना है। माध्य करने मतलब क्या, औसत। औसत कैसे निकालते हैं, उसको जोड़ के उतना से भागा। जैसे औसत कभी कभी 10वां वगैरह में पढ़े होंगे कि एवरेज वैल्यू निकालना है, उसको जोड़ देते हैं, उसका संख्या से क्या करते हैं, भागा कर देते हैं। नहीं, तो यहाँ भी माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, अगर कोई वेरिएबल क्वांटिटी है, कोई मान अगर बदल रहा है हमेशा समय के साथ, उसको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं। ठीक है, तो वही इंटीग्रेशन किया हुआ है, वही इंटीग्रेशन किया हुआ, फिर समय से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। ये पूरे चक्र के लिए निकाल रहे हैं और वर्ग करके माध्य निकाल के फिर क्या करना है, वर्गमूल कर देना है। नहीं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान यही आ जाएगा। फिर क्या करना है, आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती धारा का जो फार्मूला होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर रख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, dt उतार दिए, dt यहाँ उतार दिए। 0 से t लोअर लिमिट अपर लिमिट हम लोग लिख दिए हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख दिए हैं। तो आई नॉट स्क्वायर देखिए यहाँ पे है, उसको बाहर कर दिए, यहाँ पे रूट के अंदर में है, बाहर कर दिए। साइन स्क्वायर ओमेगा के यहाँ पर बचेगा और dt जो है यहाँ है, dt यहाँ से इसको साथ में लिख दिए हैं और dt का यहाँ पर t, dx का इंटीग्रेशन होता है x, dx का इंटीग्रेशन x, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। dt का समाकलन जो हो जाएगा t हो जाएगा 0 से t तक। आई नॉट स्क्वायर हम लोग लिख दिए हैं बाय dt का t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0 कीजिएगा तो t ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह लिखे हैं 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2। 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 होता है साइन स्क्वायर थीटा का मान, साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 कर दिए हैं। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन नहीं किए हैं, 0 से t देखिए रखा हुआ है, dt भी रखा हुआ है ना। अब क्या करेंगे, ये 2 यहाँ से जो है यहाँ कर देंगे, 2 ये वाला यहाँ लिख दिए हैं आई नॉट स्क्वायर बटे 2t। अब ये 1 में dt देखिए, dt आपका ब्रैकेट के बाहर है तो dt आपका 1 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो dt into 1 dt
ठीक है, 0 से t लोअर लिमिट अपॉन लिमिट लिखा हुआ है, और इसमें भी dt से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना। उसके बाद आपका क्या है, i नॉट स्क्वायर बटे 2t यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वाला क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं, और dx का इंटीग्रेशन x, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0 कीजिएगा तो t ही बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिए हैं cos 2 ओमेगा t का sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा, नहीं तो sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा 0 से t। अब हम लोग देखिए इतना चीज वही उतारा हुआ है, ये 2 ओमेगा को हम लोग बाहर कर लिए हैं, और ओमेगा की जगह क्या 2 पाई बाय t, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाय t, तो ओमेगा की जगह 2 पाई बाय t रख दिए हैं। स्मॉल t के बदले में एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, स्मॉल t के बदले में एक बार देखिए कैपिटल T लिखे हैं, और वही चीज उतार के स्मॉल t की जगह पर एक बार 0 लिखे हैं, नहीं। अब ये t यहाँ पे कट जाएगा, तो ये चीज देखिए वही उतारा हुआ है, यहाँ पे उतारा हुआ है 2 ओमेगा भी उतारा हुआ है, sin 4 पाई, sin n पाई का मान 0 होता है, तो sin 4 पाई का मान भी क्या होगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, और sin 0 का मान भी 0। जब ये 0 0 है तो 0 माइनस 0 0, तो 0 में इतना से गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपका 0 हो जाएगा, t बचेगा, और ये t कट गया। अब ये रूट के अंदर है, रूट हटाइएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर रूट में आ जाएगा, तो आई आर एम एस बराबर जो है आई नॉट बटे √2, इसका मान जो है 0.707। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका, अगर मान लीजिए आ जाए कि अल्फा बीटा और गामा में संबंध, रेडियो सक्रिय पदार्थ, ठीक है, चलिए रेडियो सक्रिय रोशन कुमार ताती बोर्ड पर देखिएगा, हाँ नेहा कुमारी गुड मॉर्निंग, विजय कुमार। तो मेरा ये कहना है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ अगर टूटता है तो टूटने के बाद 3 तरह का किरण निकलता है, अल्फा बीटा और गामा किरण, ठीक है। विशाल शर्मा गुड मॉर्निंग। तो मेरा ये कहना है कि अल्फा बीटा और गामा किरण 3 तरह का किरण निकलता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा कण निकलता है, बीटा कण निकलता है, और गामा किरण निकलता है, कण है। एक चीज और जान लीजिए कि अल्फा के साथ गामा निकल सकता है, बीटा के साथ भी गामा निकल सकता है, लेकिन जो है आपका अल्फा बीटा एक साथ नहीं निकलता है, नहीं। अल्फा में पॉजिटिव चार्ज होता है, नहीं बीटा में नेगेटिव चार्ज होता है। अल्फा में पॉजिटिव चार्ज होता है और बीटा में नेगेटिव चार्ज होता है। अल्फा बीटा और गामा तीनों का आपका बारे में जानना है। तो अल्फा जो होता है, 2-3 को पॉइंट देख लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछ दे, या गुण भी एक दो को पूछ सकता है। अल्फा जो है हीलियम के तुल्य होता है, हीलियम का जैसे परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होता है, उसी तरह से अल्फा का भी होता है। अल्फा किसके तुल्य होता है? हीलियम के तुल्य। और बीटा जो है इलेक्ट्रॉन के तुल्य होता है। बीटा किसके तुल्य? इलेक्ट्रॉन के तुल्य होता है। हाँ, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम कभी कभी आ रहा है, नेटवर्क इशू हल्का फुल्का कभी कभी हो जाता है, अगल बगल में वाईफाई लगा हुआ है। तो गामा जो है, गामा एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। नहीं पूछेगा अल्फा किसके तुल्य होगा? हीलियम के तुल्य, बीटा इलेक्ट्रॉन के, और गामा विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो गामा का वेग सबसे ज्यादा वेग होता है, प्रकाश के वेग के बराबर। गामा का वेग सबसे ज्यादा होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी इसका वेग सबसे अधिक होगा। ये प्रकृति हो गया आपका हीलियम के जैसा, इलेक्ट्रॉन के जैसा, और वो विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया। उसके बाद देखिए वेग, तो वेग जान लीजिए, वेग जो होता है इसका सबसे कम होगा अल्फा और बीटा से। ये अल्फा, ये बीटा और गामा से कम, बीटा तथा गामा से कम होगा।
ठीक है, इसका वेग सबसे कम होगा और इसका वेग जो होगा इससे कम होगा, इससे अधिक होगा, अल्फा से अधिक होगा तथा गामा से कम होगा। अल्फा से ज्यादा होगा और गामा से कम होगा। उसी तरह से गामा किरण का वेग सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक अल्फा तथा बीटा से अधिक। अधिक क्या, बहुत ज्यादा होता है, सिर्फ अधिक नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा कर सकता है। वेधन क्षमता भी वही चीज है, वेधन क्षमता भी वही चीज है, ये जो हाल वेग का वही हाल वेधन क्षमता का। आयनीकरण क्षमता पूछे जस्ट उसका उल्टा कर दीजिएगा। आयनीकरण क्षमता अगर पूछा जाए तो जस्ट उसका उल्टा। इसका वेग देखिए सबसे ज्यादा था तो इसका आयनीकरण क्षमता सबसे कम होगा। आयन में बदलने का क्षमता, किसी चीज को आयन में बदलने का क्षमता, इसका वेग सबसे ज्यादा तो वेधन ये आयनीकरण क्षमता सबसे कम, अल्फा तथा बीटा से कम, इसका कम होगा और इसका सबसे अधिक होगा, बीटा और गामा से अधिक, बीटा तथा गामा से अधिक होगा और ये सबसे कम होगा, यानी कि सबसे ज्यादा होगा, इससे कम और इससे अधिक होगा, अल्फा से कम तथा गामा से अधिक होगा। यह हो गया आयनीकरण क्षमता। और आप कह सकते हैं कि ये जो है इसका आवेश जो होता है, अभी जस्ट बता रहे थे कि इसके दो गो परमाणु संख्या 2 है हीलियम का, यानी इसका इलेक्ट्रॉन जो है 2 का होगा, तो 2 का इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको बताया गया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो 16 × 32 3.2 10⁻⁻19 कूलम आवेश हो गया है ना। इसका आवेश इतना हो गया और इलेक्ट्रॉन जो के तुल्य होता है, बीटा किसके तुल्य होता है, इलेक्ट्रॉन के तुल्य, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसमें कोई आवेश नहीं होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। अगर द्रव्यमान पूछा जाए, अगर इसका द्रव्यमान पूछा जाए तो द्रव्यमान जो होगा, ठीक है, द्रव्यमान अगर पूछा जाए तो द्रव्यमान 4 है यहाँ पे, तो 16 64 6.6 10⁻⁻27 kg, और इसका इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻⁻31 kg, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज आपको कम से कम याद रखना, ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्वेश्चन आपका पूछ देता है, अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन आपका पूछ देता है कि कैसे इतना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और आपका किसी तरह का क्वेश्चन है तो पूछा कीजिए, किसी तरह का क्वेश्चन है आप लोग का पूछा कीजिए, किसी तरह का क्वेश्चन है पूछा कीजिए, कोई क्वेश्चन है आप लोग के तरफ तो पूछिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। एक क्वेश्चन है कि एंटीना की ऊंचाई के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, एंटीना की ऊंचाई के लिए व्यंजक, ठीक है, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, एंटीना की ऊंचाई के लिए व्यंजक। तो मान लीजिए कि ये पृथ्वी का ये टावर का एरिया है, ये त्रिज्या हो गया यहाँ पे, पृथ्वी का त्रिज्या r, पृथ्वी का त्रिज्या r, तो ये r है, तो पृथ्वी तो इस तरह का गोलीय होता है, पृथ्वी जो है गोलीय होता है, ये त्रिज्या r है तो ये भी r होगा, रेडियस ऑफ r से मान लेते हैं, इधर भी r होगा, नहीं इधर भी ले सकते हैं r, और पृथ्वी के सतह पर एक एंटीना है रखा हुआ, हाँ कौन सा मिठू कुमार, हाँ ठीक है,
हाँ, यही फॉर्मूला हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। इसी फॉर्मूला को मिट्टू कुमार हम लोग सिद्ध कर रहे हैं एंटीना की ऊंचाई के लिए व्यंजक। उसके बाद एक एंटीना हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे है एंटीना जो है आपका ऊंचाई मान लीजिए h। एंटीना का ऊंचाई पृथ्वी के सतह से, ये पृथ्वी का सतह हो गया, और पृथ्वी के सतह से एंटीना का ऊंचाई जो है h मान लिया। तो एंटीना अपना प्रसारण करेगा। एंटीना जो है ये अपना सिग्नल का प्रसारण करेगा। ये एंटीना जो है सिग्नल का प्रसारण करेगा, चारों बगल करेगा, यानी पूरे पृथ्वी पर प्रसारण करेगा। जितना इधर करेगा उतना इधर करेगा। नहीं, ये एंटीना का ऊंचाई है, कुछ पॉइंट मान लीजिए, इसको ओ मान लीजिए, ए बी सी डी, कुछ कुछ पॉइंट मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी आप मान सकते हैं। एंटीना का ऊंचाई के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो आपका ये फार्मूला आप लोग को सिद्ध करना है एंटीना की ऊंचाई के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि OB स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। OB स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं OA प्लस AB लिख सकते हैं। ये टोटल जो है ये प्लस ये, यानी इसके OB की जगह लिख सकते हैं OA प्लस AB का स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर। नहीं, OC स्क्वायर, OC का मान देखिए दिया हुआ है RE प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर, और OA का मान भी दिया हुआ है। पृथ्वी का जो त्रिज्या है OA का मान, पृथ्वी का त्रिज्या 6400 किलोमीटर होता है। OA का मान दिया हुआ है RE, और AB जो एंटीना का ऊंचाई है ये h दिया हुआ है बराबर RE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। आप जो है BC के जगह पर AC आप लिख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के त्रिज्या के तुलना में एंटीना का ऊंचाई बहुत कम होता है। क्योंकि BC के जगह पर आप लिख सकते हैं क्या AC, अब बराबर क्या आप इसका D लिख देंगे, कितना दूरी तक प्रसारण करेगा, तो आप इसको D लिख सकते हैं। नहीं, यानी कि BC के जगह लिख देंगे AC, और AC के जगह क्या लिख देंगे D लिख देंगे। इसके जगह D लिख देंगे तो RE प्लस H का होल स्क्वायर बराबर RE स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको A प्लस B का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बराबर RE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये RE स्क्वायर कट गया, ये कट गया, क्योंकि R के तुलना में, पृथ्वी के त्रिज्या के तुलना में एंटीना का ऊंचाई क्या होता है, बहुत कम होता है। यानी R के तुलना में H का मान जब बहुत कम, तो H स्क्वायर का मान लगभग में 0 लिख देते हैं। क्योंकि R के तुलना में, R की जगह यहाँ RE लिए हैं, H का मान बहुत कम होता है, इसलिए H स्क्वायर का मान लगभग में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो यहां बचेगा आपका 2REH बराबर D स्क्वायर, यानी कि H बराबर D स्क्वायर बटे 2RE, या D बराबर
√2RH। आप किसी तरह से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है और इम्पोर्टेंट भी है कि एंटीना की ऊंचाई के लिए व्यंजक आपको निकालना है। इसके लिए देखिए पृथ्वी आपका गोलीय टाइप का बना दिए हैं, नहीं, पृथ्वी आपका गोलीय टाइप का बना दिए हैं जिसका त्रिज्या हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि RE यहाँ पर कंसीडर किए हैं। जब RE लिखे हैं तो इधर भी RE इधर भी RE, क्योंकि सब जगह क्या होगा, बराबर होगा, है ना। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय देंगे रोशन कुमार, स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय देंगे। आप इसके पहले भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसके पहले वाला भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लीजिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वाला भी देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आ रहा है पूरा, आपका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, बढ़े। तो मेरा ये कहना है कि ये समझा दिए थे ना कि ये RE लिए है और एंटीना का ऊंचाई हम लोग क्या माने हैं, H माने हैं, ठीक है। एंटीना का ऊंचाई हम लोग H माने। फिर से एक बार देख लीजिएगा। अब क्या है कि ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यानी कि OB स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, नहीं। और OB की जगह आप लिख सकते हैं AB प्लस OA प्लस AB का होल स्क्वायर है। OA की जगह देखिए RE दिया हुआ है, इसके जगह H दिया हुआ है, इसके जगह RE दिया हुआ है। अब ये इसके जगह पर आप ये देख सकते हैं, तो यहाँ D हो गया, बस वैल्यू रख देंगे A प्लस B का होल स्क्वायर में इसको तोड़ के RE स्क्वायर कट गया, H स्क्वायर का मान लगभग में 0 खत्म हो गया, इतना बराबर इतना, इसे निकाल लिया। घर में भी इसको एक बार देखा कीजिएगा, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है आप लोग घर में भी, चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ऐसे व्हाट्सएप चैनल पे भी सब दिया हुआ है। डेली शाम में भी लाइव क्लास चल रहा है, शाम में भी जो है आप 7 बजे इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, रोज 7 बजे। तो उसका भी लॉन्ग क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, ठीक है। उसको एक बार देखा कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है आप लोग की तरफ से तो पूछिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा, कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। हाँ, लैंग्वेज इसका यही सब जितना बोले हैं आप वही लैंग्वेज लिखना है। कोई क्वेश्चन आप लोग की तरफ से है तो पूछिएगा। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छा। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, ठीक है। टॉपिक आपका है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालना है। हाँ, लिंक आपका वीडियो में यही है कि फिजिक्स ट्यूटोरियल पे ही मिलेगा। आप अगर सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा तो जितना भी क्लास आपका हो रहा है वो सब आपका आ जाता होगा। जो जो बच्चे सब्सक्राइब किए, अभी क्या, अभी तो सब इम्पोर्टेंट क्लास आपका, क्लास के एग्जाम के पहले भी सब इम्पोर्टेंट जाएगा। एग्जाम के पहले किसी भी समय कुछ कुछ वैसा अगर सपोज आ जाता है क्वेश्चन, तो आपका जो है इम्पोर्टेंट क्लास के किसी भी समय आपका हो सकता है, ठीक है, किसी भी समय। और रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, ठीक है बाबू, बता रहे हैं रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। हाँ, व्हाट्सएप का लिंक इसी में भेजा हुआ है, यूट्यूब पे व्हाट्सएप का लिंक भेजा हुआ है। मिठू कुमार व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेजा हुआ है। चलिए स्टार्ट करें। जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब अगर कर लीजिएगा तो आपका जितना भी क्लास हो रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है या जो भी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है,
आपका आते के साथ यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन कौन क्लास इस बार 2025 में जो एग्जाम दीजिएगा उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है। तो हम लोग का क्वेश्चन था आपका क्या था, विभव है ना। दो क्वेश्चन आप लोग की तरफ से था, विभव निकालना है और रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव, ये सब आपका 7 बजे जो शाम में क्लास हो रहा है उसमें भी बताया गया है विद्युत विभव। इसके बाद आपका रदरफोर्ड जो पूछे हैं आप लोग वो बताया जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव आपको बताया गया। विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं, जिसमें 2 गो आवेश होता है, प्लस की और माइनस की, है ना। अक्षीय स्थिति में निकालना है ना। चलिए बहुत अच्छा, विद्युत द्विध्रुव हो गया। विद्युत द्विध्रुव हो गया। विद्युत द्विध्रुव में आपका 2 आवेश होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू 2 आवेश होता है। दोनों आवेश के बीच का दूरी को हम लोग 2l से सूचित करते हैं। नहीं, दोनों आवेश के बीच की दूरी को 2l से सूचित करते हैं। आपका निकालना है कौन स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। अक्षीय मतलब विद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाला रेखा में। यहाँ पे निकालना है विद्युत विभव। तो इसका कुछ दूरी होगा, तो प्लस वाला से नहीं लेंगे तो माइनस वाला को दिक्कत होगा, माइनस वाला का लेंगे तो प्लस का दिक्कत होगा। ऐसा करके जहां पे विभव निकालना है उसका दूरी हम लोग लेते हैं मध्य बिंदु से। कहां से ले रहे हैं, मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु से मान लीजिए r दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर P है और यहीं पर निकालना है विद्युत विभव, ठीक है। तो यहाँ पर विभव जो निकालना है तो एक बार प्लस वाला के कारण निकालेंगे, एक बार माइनस वाला कारण निकालेंगे। ये आपका 2l है तो आधा l आधा l, ये r देखिए बीच से लिया गया है। ये r में से ये आधा l घटा दीजिएगा तो ये बचेगा r माइनस l, और r इधर वाला आधा l जोड़ दीजिएगा तो पूरा आ जाएगा r प्लस l, ठीक है। थोड़ा स्पीड में चलना स्वाभाविक है। ये पूरा लंबाई आपका विद्युत द्विध्रुव का लंबाई जो है 2l है, और हम लोग मध्य बिंदु से कितना दूरी पर, r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, ठीक है। हाँ दिनेश कुमार बोर्ड पर देखिए, दिनेश कुमार बोर्ड पर देखिए। तो प्लस वाला के कारण निकालेंगे तो r माइनस l दूरी लेना पड़ेगा, और माइनस वाला से निकालेंगे तो r प्लस l लेंगे। अब यहाँ पर आपको निकालना है विभव, बिंदु P पर विभव निकालना है, एक बार प्लस वाला के कारण, एक बार माइनस वाला के कारण। विभव का मेन फार्मूला आपको बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r। एक बार प्लस q के कारण निकालेंगे, प्लस q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, नहीं विद्युत विभव, विभव का फार्मूला, हाँ क्या हुआ दिनेश कुमार, दिनेश कुमार, विभव का मेन फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो विभव का मेन फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r। तो q की जगह कितना है, q। कौन सा आवेश के कारण निकाल रहे हैं, प्लस q के कारण। कहां पर निकाल रहे हैं, p पर। तो प्लस q से p का दूरी देखिए, r की जगह क्या है, r माइनस l। कोई दिक्कत। उसी तरह से माइनस वाला के कारण निकालेंगे, माइनस q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, है ना। माइनस वाला के कारण निकालेंगे बिंदु P पर विभव। तो विभव का फार्मूला तो वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q की जगह देखिए क्या है, माइनस q। माइनस q आवेश के कारण कहां पर निकाल रहे हैं, बिंदु P पर। तो माइनस q के कारण जो P पर निकाल रहे हैं तो वही हो जाएगा r प्लस l। माइनस वाला से P का दूरी देखिए क्या दिया हुआ, r प्लस l। अब ये दोनों विभव निकल गया, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। परिणामी विभव आपके विद्युत द्विध्रुव में कितना आवेश था, 2 गो।
दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। दोनों का विभव जो आया है V1 और V2 दोनों का मान यहां से लिख देंगे, ठीक है। तो V बराबर V1 और V2, V1 का मान और V2 का मान, है ना। हाँ दिनेश कुमार, एग्जाम से डर लग रहा है तो एग्जाम के लिए आपका मात्र इतना कम से कम पढ़ लीजिएगा। अरे पास तो जरूर हो जाइएगा। जितना आपका क्लास हो रहा है, हमको लगता है 8 या 9 क्लास ये हुआ है, तो बढ़िया से देख लीजिए। घर में 2 बार 3 बार उसको कम से कम 1 बार देख लीजिएगा, अगर क्लास अभी तक नहीं किए हैं तो। रेगुलर आप क्लास कीजिए, रेगुलर। V1 और V2 दोनों का मान यहां से लिख देंगे। स्पीड में चलना मेरा मजबूरी है, क्योंकि 15 दिन के अंदर पूरा खत्म भी करना था। तो V1 और V2 दोनों का मान यहां से लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q अपॉन R माइनस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L। जो कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q देखिए कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आपका कॉमन आ रहा है, तो 1/R माइनस L, और ये वाला प्लस माइनस माइनस हो गया 1/R प्लस L। अब तो कैलकुलेशन आराम से आप कर लीजिएगा, है ना। अब तो आप कैलकुलेशन आराम से कर लीजिएगा कि कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। एलसीएम ले लेना है दोनों का, R माइनस L R प्लस L, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा, R प्लस L माइनस R माइनस माइनस प्लस L, ये R प्लस L इधर कर दिए और इसको इधर कीजिएगा। देखिए बीच में यहाँ माइनस है, तो जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो गया, R कट गया, L 12 हो गया। ये हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, L प्लस L कितना हो गया 12, और A माइनस B और A प्लस B बराबर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में Q इंटू 12 बराबर क्या P, क्योंकि Q इंटू 12 बराबर होता है P, Q इंटू 12 बराबर P, तथा R की तुलना में L का मान बहुत कम। विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं, जिसके बीच का लंबाई बहुत कम होता है। नहीं, दोनों आवेश का मान रहेगा बराबर और प्रकृति रहेगा विपरीत, यानी एक वो प्लस में दूसरा माइनस है, नहीं, और दोनों आवेश के बीच का दूरी क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। तो उसी के समूह को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो R की तुलना में L का मान लिख देते हैं, R की तुलना में L का मान बहुत कम होता है, R के तुलना में L का मान बहुत कम होता है, इसलिए R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के जगह पर सिर्फ लिखेंगे R स्क्वायर। तो V बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 12 के जगह P बटे R स्क्वायर। Q इंटू 12 के जगह P लिखेंगे बटे क्या होगा R स्क्वायर, है ना। चलिए, कहीं कोई दिक्कत, ये फार्मूला आप लोग का सिद्ध हो गया, क्लियर है, क्लियर है तो बोलिए कि और आपको थोड़ा सा बढ़ावे इसको। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले सकते हैं। ये विभव आया है विद्युत द्विध्रुव के कारण, घर में 1-2 बार देख लीजिएगा इसको फिर से, तो आपका और ज्यादा याद हो जाएगा। उसके बाद आप लोग की तरफ से क्वेश्चन था अभी, दिनेश कुमार या कोई पूछे थे, क्या पूछे थे, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। फिर से बोलिए, शायद भूल गए हम क्या पूछे आप लोग, वो भूल गए हम क्या पूछे, आप रदरफोर्ड का क्या पूछे थे, क्या पूछे हैं आप लोग। क्वेश्चन आप लोग इसी तरह से रोज देखा कीजिए घर में भी, और किसी भी तरह का डाउट रहे, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो वो भी पूछ सकते हैं, ऐसे तो हम बता ही रहे हैं।
चलिए, अब किसी का कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ें। किसी भी तरह का अगर डाउट है तो बोलिएगा। आप लोग का व्हाट्सएप चैनल पे सब क्वेश्चन का पीडीएफ भी भेजा गया है आंसर के साथ, उसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत है ना, रदरफोर्ड। यही है क्वेश्चन, बोलिए बोलिए जल्दी, ये है कि दूसरा है? चलिए नहीं पूछेंगे, हो गया आपका डाउट क्लियर हो गया सबका? बताइएगा, नाभिक का खोज कौन किया था? आप लोग कमेंट करके बताइए, नाभिक का खोज कौन किया था? नाभिक का खोज कौन किया था? जल्दी जल्दी। परमाणु के बीच में जो नाभिक होता है उसका खोज कौन किया था? आवाज आ रही है? कमेंट नहीं आ रहा है आप लोग की तरफ से? बताइए जल्दी, रदरफोर्ड। चलिए ठीक है। तो आपका अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में आ जाए क्वेश्चन, है ना, तो सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में आ जाए, तो सरल सूक्ष्मदर्शी सरल सूक्ष्मदर्शी का क्वेश्चन आ जाए तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? जैसे आप चश्मा का यूज करते हैं, नहीं, या फिर वो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, वो सब सरल सूक्ष्मदर्शी है। उसमें एक लेंस रहता है, कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस रहता है। जैसे आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है या चश्मा है, वो क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी है। उसमें क्या रहता है? वो पकड़ने के लिए हैंडल लगा हुआ रहता है, पकड़ने के लिए एक हैंडल लगा हुआ रहता है, और धातु या प्लास्टिक का फ्रेम होता है जिसमें वो कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस रहता है। नहीं, कम फोकस दूरी का पूछेगा सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, कि तो वैसा सूक्ष्मदर्शी जिसके सहायता से हम लोग छोटे छोटे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से क्या देख सकते हैं। छोटे छोटे वस्तुओं को जिसके सहायता से छोटे छोटे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? सरल सूक्ष्मदर्शी। इसका बनावट के बारे में पूछ दिया जाए तो बनावट में कुछ नहीं है, बस 2-3 लाइन याद रखना है। इसमें कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जो कि धातु या प्लास्टिक का फ्रेम में लगा हुआ रहता है, और उसको पकड़ने के लिए क्या होता है? हैंडल लगा हुआ होता है ना। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में अगर आपको तो याद रहना चाहिए सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में, यही है कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, लेंस का प्रकाशिक केंद्र को O से सूचित करते हैं, और एक वस्तु इसका फोकस हो गया, 2 फोकस होगा, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, 2 का फोकस होगा। ठीक है, तो एक वस्तु को रखेंगे यहाँ पे, एक वस्तु रख रहे हैं, वस्तु को जब भी रखेंगे प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, वस्तु को जब भी रखते हैं कहाँ पे? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। तो एक प्रकाश का किरण पैरेलल गया, समांतर गया, समांतर किरण जब भी गुजरेगा तो कहां से? फोकस से। समांतर किरण जब भी गुजरा तो फोकस से। दूसरा किरण आप ऑप्टिकल सेंटर से ले लीजिए, प्रकाशिक केंद्र से, ये सीधे चला जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से जो भी प्रकाश का किरण जाता है वो सीधे चला जाता है।
विदाउट एनी डेविएशन, इधर कहीं नहीं कटेगा, इधर कहीं नहीं कटेगा। तो इसको देखेंगे, इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर जाके प्रतिबिंब का निर्माण कर रहा है। नहीं, ये ऐसा लगता है कि यहाँ पर जाके प्रतिबिंब का निर्माण कर रहा है, जो है यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण कर रहा है। ये a डैश b डैश मान लेते हैं, और ये जो कोण बन रहा है ये बीटा कोण बन रहा है। ये जो कोण बनेगा बीटा कोण बनेगा। और एक बार ये तो लेंस है, यानी कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी है, एक बार बिना चश्मा का देखेंगे, यानी कि कल बताए थे दर्शन कोण, ये 8 है, ये वस्तु AB हो गया, वस्तु जो है AB है, और AB का जो वस्तु AB यहाँ पे मान लेते हैं, ये जो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस है जो सरल सूक्ष्मदर्शी में रहता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में जब भी उत्तल लेंस रहेगा कम फोकस दूरी का रहेगा। और इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर बन रहा है a डैश b डैश, यहाँ कोण नेत्र पर बनाया गया कोण बीटा है, और डायरेक्ट नग्न आंखों से देखने पर नेत्र पर बनाया गया कोण क्या है, अल्फा है। आप इसमें क्या है कि बनावट तो बोले दिए हैं, इसका आवर्धन क्षमता निकालने के लिए आता है क्वेश्चन आपका आवर्धन क्षमता निकालने के लिए आता है। तो आवर्धन क्षमता निकालने के लिए m बराबर क्या कल बताए थे, बीटा बाय अल्फा, m बराबर बताए थे बीटा बाय अल्फा। नहीं तो आप tan अल्फा यहाँ लिख सकते हैं, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे क्या आधार, इसको आयतिश को e मान लेते हैं। नहीं, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो गया d, आपको बताया था स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को कैपिटल D से सूचित करते हैं, जिसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। तो tan अल्फा बराबर AB बाय D हो गया, और tan बीटा बराबर लंब बटे आधार यहाँ भी करेंगे, tan बीटा बराबर लंब बटे आधार यहाँ भी करेंगे, तो AB बाय OA, यहाँ U लिख सकते हैं, है ना, AB बाय U लिख सकते हैं, लंब बटे आधार AB बाय U। ठीक है, चूंकि नेत्र जब बहुत कम है, छोटा है, कहने का मतलब, तो दर्शन कोण क्या बहुत कम बनेगा, यानी कि कोण का मान बहुत कम रहे। आपको बताया गया है कि जब कोण का मान कम रहे तो साइन हो या टेन हो, जरूरत पड़े तो हटा देंगे, जरूरत पड़े तो ले आएंगे। क्योंकि कोण का मान कम है तो tan अल्फा की जगह पर अल्फा लिख सकते हैं, और tan बीटा की जगह पर बीटा लिख सकते हैं। आपको लैंग्वेज इसमें एक लाइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोण का मान बहुत कम होता है, इसलिए tan अल्फा की जगह अल्फा और tan बीटा की जगह बीटा। क्योंकि आपको निकालना है क्या, आवर्धन क्षमता निकालना आपको है, आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा बाय अल्फा, m बराबर क्या, बीटा बाय अल्फा, कैपिटल M से सूचित करते हैं, तो बीटा की जगह AB बाय U और अल्फा की जगह AB बाय D, है ना। ये m बराबर हो जाएगा D बटे U, m बराबर हो गया D बटे U। ये आपका आवर्धन क्षमता का फार्मूला आएगा। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, m बराबर D बटे U, कोई दिक्कत, m बराबर D बटे U। अब दो केस हम लोग लेंगे, एक केस लेंगे जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरा केस लेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने। नहीं, अगर प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, नहीं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। एक बार प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। दो केस इसमें आएगा, एक बार केस आएगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, तो आपका फार्मूला आपको पता है जो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। फार्मूला आपका होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। नहीं, प्रतिबिंब कहां बनना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर।
नहीं, प्रतिबिंब जो बन रहा है कहाँ बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने प्रतिबिंब, है ना। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। यानी डी की जगह डी लिख देंगे, 1/f बराबर 1/d माइनस 1/u, ठीक है। क्योंकि माइनस में होगा तो 1/f बराबर माइनस 1/d माइनस 1/d माइनस माइनस प्लस 1/u। डी से ऊपर गुना कर दीजिए, ऊपर में डी से आप गुना कर दीजिए तो d/f बराबर माइनस d/d यानी कि माइनस d/d प्लस d/u। ये कट जाएगा, कटेगा तो 1 हो गया, 1 हो गया यानी कि d/u के जगह पर -1 है, कटेगा तो -1 इधर जाएगा तो +1 यानी 1 + d/f, 1 + d/f, 1 + d/f। ये d/u देखिए m का मान है d/u, है ना। m बराबर है d/u और d/u की जगह आया है 1 + d/f। यानी कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो m बराबर जो फार्मूला आ जाएगा 1 + d/f। और अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रतिबिंब आपका अनंत पर बने, केस 2 अगर पूछ दिया जाए कि प्रतिबिंब अनंत पर बने, नहीं, प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? अनंत पे बन रहा है। जब अनंत पर बनेगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो वस्तु कहां पर रहेगा? फोकस पे रहेगा। कहां पर रहेगा? फोकस पे रहेगा। यानी u के जगह क्या लिखेंगे? f, u के जगह लिखेंगे f। अगर प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो वस्तु कहां पर रहेगा? फोकस पे रहेगा। जब u के जगह f रखिएगा तो m बराबर हो जाएगा डायरेक्ट d/f, m बराबर हो गया d/f, ठीक है। ये दोनों आप याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा था एक, और एक अनंत पर बन रहा था, दोनों के लिए आपका आ चुका है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मॉड्यूलेशन क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन मॉड्यूलीकरण, हिंदी में मॉड्यूलीकरण है, मॉड्यूलेशन, है ना। मॉड्यूलेशन क्या है? तो मॉड्यूलेशन क्या है ना कि निम्न आवृत्ति के तरंग को क्या है बहुत ज्यादा दूर तक हम प्रसारित नहीं कर सकते हैं। जैसे हम ही अब बोल रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आवाज यहाँ बगल में जाएगा, थोड़ा दूर तक जाएगा, है ना। लेकिन क्या है कि जैसे हम मोबाइल के माध्यम से आपको बोल रहे हैं तो क्या आपके मेरा आवाज जो है आपके पास पहुंच रहा है। तो मॉड्यूलेशन क्या है कि निम्न आवृत्ति के तरंग को किसी उच्च आवृत्ति के बाहर तरंग के साथ उसको अध्यारोपित कर देते हैं, अध्यारोपित करके दूर के स्थान तक उस तरंग को क्या करते हैं? भेज देते हैं। कौन तरंग को? जो निम्न आवृत्ति का तरंग था, जो निम्न आवृत्ति का तरंग था उस तरंग को उच्च आवृत्ति के बाहक तरंग, बाहक मतलब जो ले जाने वाला है, उच्च आवृत्ति के बाहक तरंग के साथ उसको अध्यारोपित कर देते हैं। अध्यारोपित करके हम लोग दूर के स्थान तक, यहाँ से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया कहीं पर भी जो है क्या उसको भेज देते हैं, ठीक है। तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मॉड्यूलेशन पूछेगा मॉड्यूलेशन क्या है, तो मॉड्यूलेशन निम्न आवृत्ति के तरंग को उच्च आवृत्ति के बाहक तरंग के साथ अध्यारोपित करके दूर के स्थानों तक भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन कहते हैं। आवश्यकता क्यों पड़ता है? मॉड्यूलेशन का आवश्यकता इसलिए पड़ता है कि निम्न आवृत्ति के तरंग तो आपके पास पहुंच नहीं जाएगा। हम यहाँ पे हैं क्लासरूम में और आप अपने घर पे हैं, नहीं, तो मॉड्यूलेशन का आवश्यकता इसलिए पड़ता है कि निम्न आवृत्ति के तरंग चूंकि दूर तक नहीं जा, इसलिए दूर के स्थान तक भेजने के लिए हम लोग मॉड्यूलेशन का आवश्यकता पड़ता है। पूछेगा मॉड्यूलेशन कितना प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। आयाम मॉड्यूलेशन, कला मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन आपका 3 प्रकार का, आपको याद रखिएगा। आयाम मॉड्यूलेशन, दूसरा आवृत्ति मॉड्यूलेशन, और तीसरा
कला मॉड्यूलेशन। पूछेगा मॉड्यूलेशन कितना प्रकार का, तो 3 प्रकार का। डी मॉड्यूलेशन क्या है? जैसे यहां से तो हम लोग उच्च आवृत्ति के तरंग में उसको अध्यारोपित करके भेज दिए, लेकिन जहां पर जाएगा जो अभिग्राही होगा, जो रिसीवर होगा, 3 चैनल होता है, 3 चीज होता है। जो भेजने का काम करता है उसको प्रेषित्र कहते हैं। जो संचार चैनल है उसमें 3 चीज है। तो संचार व्यवस्था का पूछेगा कितना अवयव है, तो संचार व्यवस्था का 3 अवयव है। प्रेषित्र जो भेजता है उसको प्रेषित्र कहते हैं, जो ले जाता है उसको संचार चैनल कहते हैं, और जो मैसेज को, सिग्नल को रिसीव करता है उसको अभिग्राही कहते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि संचार व्यवस्था का कितना अवयव है, संचार व्यवस्था का अवयव कितना है, तो 3 अवयव। प्रेषित्र हो गया, जो सूचना सिग्नल को भेजने का काम करता है उसको प्रेषित्र कहते हैं। दूसरा संचार चैनल हो गया, संचार चैनल हो गया जो तरंग को ले जाने का काम करता है। और तीसरा आपका हो गया अभिग्राही, इंग्लिश में रिसीवर कहते हैं, जो सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है उसको क्या कहते हैं, अभिग्राही कहते हैं। और पूछेगा अगर डीमॉड्यूलेशन क्या है, तो डीमॉड्यूलेशन वहां पर होता है रिसीवर के पास, यानी निम्न आवृत्ति का तरंग तो नहीं जा रहा था, तो उसको क्या किए थे हम लोग, उच्च आवृत्ति के तरंग में उसको करके भेजे थे, नहीं तो वहां पहुंचा ऊंचा, फिर वहां क्या होता है कि उच्च आवृत्ति के तरंग मूल आवृत्ति के तरंग में बदल जाता है, मूल आवृत्ति के तरंग में बदल जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन। पूछेगा कहां पे होता है, तो अभिग्राही के पास होता है। कहां पे होता है, अभिग्राही के पास होता है। किसी तरह का यहां तक में कोई दिक्कत, आज तो टाइम हो गया है, किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्लास में पूछा कीजिए, अभी पूछा कीजिए। इस समय लाइव क्लास जिसमें होता है, और डेली आपका लाइव क्लास हो रहा है इसी समय में, 11:30 बजे स्टार्ट होता है, 11 बजे के 15 मिनट